और मेरी खुद की दीदी जो एज अ शील्ड हमेशा खड़े रहती हैं, और मेरी ग्रैंड मदर हो गई, मेरी मदर हो गई, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और इस जर्नी में इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे रोल निभाए हैं। एक मैं आपको पोएम बताती हूँ कि जब मेरा 5वीं बार में नेट हुआ लेकिन JRF नहीं हुआ, तो उस टाइम पे मैंने एक पोएम लिखी थी। तो वो पोएम इसलिए नहीं लिखी थी कि मुझे गंदा फील हो रहा था, इसलिए लिखी थी कि कल के दिन जब मुझे पता था मेरा JRF हो जाएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि पिथौरागढ़ जैसे शहर से निकलना, और वो भी ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारी मुसीबतों को देखना, परेशानियों को महसूस करना, और उसके बाद AIR 45 तक आना। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सफ़र कैसा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, या तुमने इसको सिंपल बनाया है, या बहुत मुश्किल था? मतलब अगर मैं पर्सनली बोलूं तो ये बहुत इजी है मेरे लिए अभी के टाइम पे, जिस एज में मैं हूँ। राइट नाउ आई एम 24। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में आके ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं। लेकिन अगर एक वो लिया जाए, एक टाइम लाइन लिया जाए, तो व्हेन आई वाज 18, व्हेन आई वाज 17, 16, तो होता है ट्रॉमा होता है लाइफ पे। अब क्या करना है मुझे नहीं पता, बस चलते रह रहे हैं। फिर जब ऐसा होता है कि जब हमें एक्सपोजर मिलता है किसी चीज़ का, हम कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं, तब हमें अपनी एबिलिटीज़ पता चलती हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक एग्जाम निकालने से ही हमें एक्सपोजर मिल गया, हमें जॉब मिल गई, ये सेटल हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वन लाइफ वन राइड। तो इसमें ऐसा है कि जितना कुछ मिल रहा है बस यू हैव टू गेन दैट। अब एक झोला बनाओ अपनी लाइफ का इनविजिबल, और उसमें जितनी चीज़ें मिल रही है डालते रहो। एट द एंड जब आप 70, 80 या जो भी आपका रिटायरमेंट पीरियड है, वो लाइफ का वाला, एजिंग वाला, तो उस टाइम पे आप अपने गार्डन पे या जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, यू जस्ट ओपन दैट बैग, और उसके बाद उसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकालो कि लाइफ में ये सीखा था, तो तब सेटिस्फैक्शन है। तो मेरे को ये लगता है कि यही क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन है, और प्लस यही लाइफ सोर्स भी होना चाहिए लोगों के अंदर कि मुझे ये करना है। तो अगर निकिता बिष्ट कभी अगर क्या बनना ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बनती हैं, हाँ। तो फिर क्या डिलीवर करने वाली हैं आप सोसाइटी को? एक्चुअली मेरा अभी के उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, क्योंकि राइट नाउ जो एग्जाम मैंने क्रैक किया है उसमें हम रिसर्चर बनते हैं। बीइंग अ रिसर्चर आप 5 या 6 साल तक रिसर्च करते हैं, और इस रिसर्च में आपका इंटरेस्ट होता है कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। राइट नाउ आई एम रिसर्चिंग ऑन जेंडर हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का ब्लेंड है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एट द एंड मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिले, तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे एक टीचर होता है, वो क्लास पे बैठता है और उसके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो सारे बच्चों का एक करियर है, एक जॉब है, और वो टीचर को देख के इंस्पायर हो रहा है। तो मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि बच्चा कभी मुझसे डरे ना, और दूसरा है कि बच्चा मुझसे डरे। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहला बच्चा मुझसे इसलिए डरे कि वो गलत काम ना करे, और दूसरा बच्चा मुझसे इसलिए ना डरे कि मैं एक टीचर हूँ। गुड, बस बहुत अच्छी बात। मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि मैडम क्लास में पढ़ा रही हैं तो रिस्पेक्ट हो। तो दूसरा ये कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनना चाहती। आई वॉन्ट टू बी कि लर्न कर रहे हैं इनके जैसा थोड़ा बहुत, जो इनने स्ट्रगल देखा हुआ है और जो ये कर रही हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत लेना है और सीखना है, बस हो गया। फिर समाज में उन बच्चों को भेज देना है कि जाओ लिव योर ड्रीम्स। तो मतलब कहने का ये है कि हर इंसान अपने आप में अलग पर्सनालिटी को ओन करता है, और हर कोई अपने आप में बेस्ट है। तो मुझ जैसा कोई ना बने, है ना, आप अपने जैसे बनिए। निकिता तो अपने क्षेत्र में सबसे गजब है ही है। गुड निकिता, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बार दोबारा उस पर बात करते हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे को ऐसा लगता है कि दो रीजंस हर इंसान के लाइफ में होते हैं। एक तो होता है प्रोफेशनल और एक होता है पर्सनल। तो प्रोफेशनल तो ये है कि मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल, अगर आपको बहुत अच्छा करना है अपनी लाइफ में, तो लड़कियां तो वैसे ही पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, अगर थोड़ा सा भी हम कोशिश करें तो हम बिल्कुल ऑसम कर देते हैं पढ़ाई में। तो एजुकेशन इज द बेस्ट थेरेपी ऑफ मेकिंग योर लाइफ मोटिवेशन से फुल, और इंस्पायर कर सकते हैं आप किसी को, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो एजुकेशन फील्ड में अगर आपको जाना है, एकेडमिक्स में बहुत बेस्ट करना है, तो बीइंग अ गर्ल ये वाला जो थ्योरी है कि हाँ लड़कियों को ऐसा बोला जाता है कि शादी कर लो, पढ़ाई लिखाई में क्या है, तो अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और
थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा पर्सनल रीज़न ये है इंस्पिरेशन का कि जो मेरी अम्मा हैं, जो मेरी दादी हैं, तो वो हमसे बचपन से कहती हैं कि आपको पढ़ना है और तब तक पढ़ना जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब मैं सेटल हो चुकी हूँ। और उनके लिए ऐसा है कि लाइफ एक जर्नी है जिसमें आप तभी शादी करो या आप तभी किसी के साथ अपना बंधन बांधो कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ जाके मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। ये नहीं कि फिजिकली आप किड्स बना रहे हैं या फिजिकली आप एक घर खरीद ले रहे हैं या फिजिकली आप कहीं घूमने चले जा रहे हैं, यू आर पोस्टिंग फोटोज ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब नहीं। शी थिंक्स कि हमें हमेशा उस इंसान के साथ जाना चाहिए जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर लिविंग फॉर 2 days, अगर हमारे पास जिंदगी में जीने के सिर्फ 2 दिन है तो वो 2 दिन भी ऐसा होता है कि खास इंसान के साथ बिताना है तो उस इंसान के साथ बिताएं। ऐसा वाला पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। अच्छा निकिता, यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़े गजब तरीके से अराइज होता है कि आप एक ऐसी एज में हैं अभी जो कि 23, 24, 25 ये एज ग्रुप है आपका, लेकिन पहाड़ों में देख लें या बहुत सारे हमारे गाँववर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे देख लें तो वहाँ पे 18 से 22, 23 तो बहुत बड़ा हो गया, 18 से 22 में ही जो गर्ल्स होता है उसका शादी हो जाता है। तो क्या हम ये सोचें कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई तो वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकती? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो स्टॉप हो गया है लोगों का दिमाग काम करना इस चीज़ पे कि लड़कियों की जो शादी है वो मतलब एक ट्रेंड होता है ना आजकल। लोगों का दिमाग इसलिए स्टॉप हो गया कह रही हूँ मैं, क्योंकि लोगों ने शादी एक ट्रेंड बना दिया है। उनके हिसाब से शादी करना इज फोटोग्राफी, शादी करना इज वेयरिंग दी बेस्ट लहंगा इन दी वर्ल्ड, शादी करना इज गेटिंग दी फॉर्च्यूनर। तो ये सब लगता है कि यहाँ पे स्टॉप हो गया लोगों का ब्रेन। और एक होते हैं हमारे जैसे लोग जिनका दिमाग स्टॉप नहीं है, वो वर्किंग पे ही है कि पर्सनल ग्रोथ करनी है, पहले खुद बनना है, उसके बाद लोगों को इंस्पायर करना है। तो एक जो जनरेशन आगे बनेगी वो जनरेशन को हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, उनको हमेशा लगना चाहिए आपने हमारे लिए क्या क्या किया। तो ये वाला जो टर्म है मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो गया है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पहले मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि जब मैं बीएससी करी थी तो फौजी लड़का मिल जाए तो इस बेवादुल। मेरी मम्मी का यही कहना था। मेरी दादी बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी का अभी भी कहना है कि फौजी लड़का मिलता है तो शादी कर देंगे। लेकिन अब मेरी एज बहुत मतलब ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन उस एक कैटेगरी से बाहर आ गई है। तो नाउ माय मदर, अब मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि शादी छोड़ो, अब करियर बनाओ, क्योंकि जब आप कुछ गेन करते हैं तो ये वाला हो जाता है। मतलब आपने खुद को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ। और अगर आपने प्रूफ कर दिया तो फिर पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है गॉड गिव्स यू टर्न्स की हर बार अपॉर्चुनिटी देता है। बस हम ही हैं वो कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ बैठ के खाने वाली आदत हो जाती है ना कुछ लोगों को। वो मेल फीमेल जेंडर बायसनेस नहीं है इसमें। इसमें ऐसा है कि इफ यू वांट टू डू आप कर लोगे, अगर आप सांस ले रहे हो तो आपको तकलीफ होगी, ये मेरा बेस्ट है। तो और दूसरा मैं ये नहीं सोचती कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ या मोटिवेट कर सकती हूँ। हमारे सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है सर जिसका नाम है सोशलाइजेशन। उसमें ऐसा होता है कि आप लाइफ टाइम चीजें सीखते हैं और वो लर्निंग कभी बंद नहीं होती टिल द एंड, आप जब तक एक्सपायर नहीं हो जाते, यानी कि जब तक जिंदा है, एक पॉजिटिव बोले तो। तो ये मैं यही सोचती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है, अगर मुझसे कोई सीख रहा है और मुझसे कोई इंस्पायर हो रहा है तो वो इंस्पायरेशन नहीं है, वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो है एक लेवल का लर्निंग। वो जो इंसान मुझसे सीख रहा है वो वही बात है कि बैग खोलो और डालो और कल के दिन उसको निकाल के बोलो कि हाँ निकिता ने ये बोला था, नाउ वी हैव टू डू। तो ये एक ही इसका सोल्यूशन है कि चाहे आपको एजुकेशन पे जाना है, चाहे आपको बिजनेस में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, या जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है, जो जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस चीज़ में आप अपना 100% दो और उसके बाद गॉड विल से कि हाँ चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, और उसके बाद अब हैप्पी रहो। तो ये वाला पीरियड चल रहा है मेरा अभी, ऐसा लगता है। ये पीरियड मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा गोल्डन पीरियड है निकिता की लाइफ में, और ये आगे चल के डायमंड में जरूर बदलेगा, है ना। और ज्यादा मेहनत और ज्यादा डेडिकेशन आपकी जरूर आपको वहां तक पहुंचाएगी। निकिता, अक्सर लोग बहुत ही नॉर्मल चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं, बट मेरा दिमाग में अभी एक चीज आ रहा है कि हर इंसान के अंदर 2 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। हाँ। है ना। एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी, क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और मेरा भी वही सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2 तरह की पर्सनालिटी हैं,
एक है प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी जो आप प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, और एक हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना, मतलब जिसका पहाड़ी में क्या कहते हैं, लेकिन जिसका मतलब कोई वो नहीं है, जो हम अपने घर के अंदर होते हैं, वो पर्सनैलिटी जो हमेशा हिडन पर्सनैलिटी के तौर पे रहती है। तो क्या निकिता भी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या जैसी वो बाहर दिख रही है वैसे ही अंदर से है? एक्चुअली मैं ना स्प्लिट पर्सनैलिटी भी नहीं बोल सकते, मैं तो मल्टी पर्सनैलिटी वाली हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं वैसी हो जाती हूँ। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये भी है कि आज जो मैं यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, या जो भी मैंने सीखा अपने जीवन में, तो ये सब चीज़ें ना एक जर्नी है। जो मैंने कहा वो बैग वाला सिस्टम है ना, वो वही है कि जिस बैग में अभी मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद हम जस्ट स्प्लिटिंग की है, ये चीज़ें हैं। पर एक चीज़ ये है कि आउट ऑफ द कैमरा एक होती है रियल लाइफ, एक होता है रियल लाइफ। आउट ऑफ द कैमरा आई एम दी मोस्ट उसको बोल सकते हैं कि बहुत शैतान इंसान, कि हर एक चीज़ में कि ये करना ही है, ये वाला भी करना है, या किसी को परेशान करना है। और मतलब आई एम लाइक कि मेरे अंदर 100% एनर्जी है हर एक चीज़ को करने के लिए। और वो एक 7 साल का 8 साल का बच्चा जो होता है, दैट इज़ द सेम थिंग। ये वाली पर्सनैलिटी भी है मेरे अंदर। और दूसरा ये भी है कि आज जैसे मैं जो प्रोग्राम करा के आई हूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं खुद से मैनेज कर रही थी, तो मैंने खुद से भी ये देखा कि एक ये वाली पर्सनैलिटी भी है, ये वाली निकिता भी है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एमिनेंट लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ऑथर्स आ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट सर्चिंग मी कि वेयर इज़ निकिता। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार दिस इज़ द पर्सनैलिटी। एक घर पे होता है मम्मी के सामने कि एक वो बच्चा होता है कि यहाँ झगड़ा ही कर रहा है, बिल्कुल। और एक वो बच्चा भी था कि जब आई वॉन्ट टू टेल दिस कि 2018 में जब मैंने 2017 में अपना 12th पास किया था, तो उसके बाद 2018 में मुझे अभी भी डेट याद है कि मैंने 30 जनवरी को घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ज्वाइन करा था। तो दैट वाज द फर्स्ट डे कि जब मेरा इंटरेक्शन किसी एक इंसान से हुआ था कि शी इज़ राइट नाउ द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ। और दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे इंस्पिरेशन मिले कि मेरी मतलब मैं एनजीओ में एट दैट टाइम आई वाज द स्मॉलेस्ट, मुझे ऐसा लगता है, तो एज वाइज यंगेस्ट थी। तो उस टाइम पे जितने भी एल्डर्स थे, सर हो गए या बबीता दीदी हो गई या कंचन दीदी बोल सकते हैं या पूजा दीदी हो गई, तो ये सारे लोग मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो गए। तो ये एक फैमिली जैसी बन गई। तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि जब हम अंदर होते थे, इन दी सेंस कि हम जब एनजीओ के अंदर होते थे, आई वॉज दी यंगेस्ट और मैं सबसे ज़्यादा शैतानी करती थी। और जब हम बाहर जाते थे, लाइक काउंसलिंग के लिए जाते थे या किसी भी एक प्रोग्राम के लिए जाते थे, हमें अलग अलग एक वो दे दिया जाता था। जैसे मैं हमेशा एंट्रेंस पे खड़ी होती थी और बाकी लोग कोई केक कटिंग सेरेमनी में जाते थे, कोई लोग एंकरिंग करते थे। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 30 जनवरी 2018 में घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ज्वाइन नहीं करा होता तो शायद सोशियोलॉजी में जाना भी नहीं होता, क्योंकि मुझे वहाँ से पता चला कि सर से पता चला, क्योंकि सर एमए कर रहे थे उस टाइम पे सोशियोलॉजी से, तो मुझे उस टाइम पे सर से पता चला कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से भी अगर इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट, आपने ग्रेजुएशन साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, तब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हो। तो सर उस समय सेकेंड ईयर में थे शायद सोशियोलॉजी के, तो तब मैंने एक शब्द सुना था सर से, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़। तब मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि सोशियोलॉजी में कुछ ऐसा मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ टाइप का कुछ सुनते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सोशियोलॉजी ली एंड उसके बाद बहुत लंबी कहानी है। एक शॉर्ट में मैं कहूँगी कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये था कि अगर आप रास्ता जानते हैं तो गुमराह व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी है। तो ये वही हो गया कि रास्ता आपको पता है, तो जो नहीं जानता, जैसे अभी जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग नहीं जानते इस रास्ते को, और बहुत सारे लोगों को पिथौरागढ़ में पता भी नहीं है कि नेट जेआरएफ होता क्या है, बिल्कुल नहीं पता। तो हो सकता है कि मैं उन लोगों गुमराह लोगों के लिए एक रास्ता बन सकती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है निकिता। आज हम लोग बलवा कोट में थे और हमने वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल में जो कि 12th तक था, तो वहाँ पे हमने, आज हमारा प्रोग्राम था ऑर्गेनाइजेशन का, आज हमारा एनुअल डे भी था, तो वो हमने प्रोग्राम वहाँ किया। और मैंने सबसे पहले यही बोला, मैंने कहा कल मेरा लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मेरे जीवन के 2 बच्चे मेरे जो कभी मुझसे कनेक्ट हुए, कल दोनों ने नेट क्वालिफाई किया। और दोनों ने मुझे, आपका कॉल सुबह आया और एक बच्ची और है उसका कॉल शाम को आया कि सर मैं आज नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की। तो मैंने वहाँ बोला बच्चों को, उनसे शेयर किया, आपका नाम भी बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि नेट क्या होता है? वो कह रहे हैं हाँ हम लोग रोज़ चलाते हैं।
तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन की कि हमें बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका शायद हमें पता नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमारी लाइफ स्पॉइल कर दी है वो रियल लाइफ के चक्कर में, उनके नाम, उनकी एक्टिविटीज और स्लैंग्स अनाप शनाप सब याद है, लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं जानते जो अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम को हासिल कर रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है और अविश्वसनीय है। और निकिता उसका ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि निकिता मैंने आपको देखा है पिछले 6-1 सालों में और मैंने वो ग्रोथ आपकी मेजर करी है और मुझे हमेशा ही लगता था कि आपके अंदर एक गजब पोटेंशियल, लेकिन इतना गजब होगा ये मैं अब रियलाइज कर पा रहा हूँ। और मुझे बहुत ये सर वो कर रहे हैं कि जैसे हमने जहाँ से सीखा है, तो ये बात तो सच है, मेरी मम्मी भी कहती है कि जैसे जो बोलना सीखा है और जो जाना सीखा है और इतने ज़्यादा जो मैंने ट्रिप्स बनाए सर के साथ, जो ट्रिप्स वो करें, मैनेज करें, वो सारी चीज़ें वो सीखने वाली चीज़ें। तो मेरी मम्मी पर्सनली भी इसको कहती है कि एनजीओ जाके ही ये वाली निकिता बाहर आई है, वरना मैं वही होती बीएससी के बाद एमएससी करते एंड मेरी मम्मी एक फौजी ढूंढ देती और अभी सर को ऐसा बोलना होता है कि अब निकिता अपने बच्चों को स्कॉलर्स में भेज दो, ये हो रहा था। नहीं, ये बहुत अच्छा है निकिता, ये बहुत सही बात आपने बोली है कि एक्सप्लोर करना ही इस लाइफ की सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप वो बकेट जो है ना, मेरी लाइफ में बिल्कुल सेम चीज है। मेरे अपने फादर के चलते मैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहने का मौका मिला, हर जगह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको पिक करता रहा, पकड़ता रहा, और कहीं जाकर आज कहीं पर अगर कुछ बोलना है, भले वो 1 घंटा बोलना है या 1 दिन बोलना है, तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि हम उनको उड़ेल सकते हैं या दूसरों को कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। निकिता, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई भी अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 12, 14, 15 घंटे पढ़ाई करनी होगी। आप क्या अपनी राय देंगी इसके ऊपर? मैं ना एक मिथ ब्रेकर हूँ इसमें, मतलब मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग सुनने वाले हैं, लेकिन मैं सबको शॉक करने वाली हूँ ये बोल के कि मैं इस चीज का मिथ ब्रेकर हूँ, मैं आइस ब्रेकर हूँ इस चीज में कि अगर 12 घंटे पढ़ना होता है तो बिल्कुल भी नहीं, 4 घंटे पढ़ना होता है तो बिल्कुल भी नहीं, 2 घंटे वो भी ऐसे कि आधा घंटा करके वो बीच में हो नहीं पाता, वो वाला है। तो मुझे नहीं पता, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका कैलिबर कितना है। लेकिन मेरे पर्सनल व्यू में मैं ये बताती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, वो मैं हिंदी कैमरा नहीं बता सकती, लेकिन मेरी लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत ऐसी चीज़ें चलती हैं जिनके बीच में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता पढ़ने का। और मैं नाइट आउल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती रात को, और मैं मॉर्निंग बर्ड भी नहीं हूँ जो उठे और उसके बाद पढ़े। तो इसके बीच बीच में इन इंटरवल्स में अपनी लाइफ को जीते हुए, डेली रूटीन करते हुए जितना टाइम मिल गया, लाइक हम बैठे हुए हैं कहीं पे, कोई मुझसे वार्तालाप कर रहा है और वो थर्ड पर्सन के साथ बात करने लग गया। अब फ़ोन निकाला, एक ऐप कोई भी ऐप आजकल तो सब कुछ है, तो फ़ोन निकाला, उस ऐप में सब्सक्रिप्शन ले लिया और फिर दिन भर क्वेश्चंस करते रहा, ये हो गया, हाँ उनसे बात करो, फिर फ़ोन को बंद करो और रख दो। फिर ऐसे ही कहीं पे बैठे हुए हैं तो ऐसे सुन रहे हैं कि अब कुछ और काम नहीं है, बस बैठे हुए हैं और पब्लिकली भी किसी फंक्शन में गए हुए हैं, तो पीडीएफ निकालो फ़ोन से और वो पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह बैठ के इंसान नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल, और मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं बहुत वो एक होता है ना, ये बहुत लोगों को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक मंकी होता है जैसे, वो एक जगह नहीं बैठ सकता, वो इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। तो वो मंकी वाली जो पर्सनैलिटी है, आई एम नॉट वो कंपेयरिंग माई सेल्फ टू मंकी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि वो जो पर्सनैलिटी होती है एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की, अभी बहुत शैतान है, अभी बिल्कुल सीरियस है, अभी बिल्कुल काटने के मूड में चले गया है। तो ये वाला जो है वो एनिमल्स में जो होता है, ये वाला थीम मेरे भगवान ने मेरे अंदर भी डाला है, मुझे ऐसा लगता है ये सेम थीम है कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मैं नहीं बैठ सकती, वो पेन कॉपी वो टेबल वो नहीं कर सकती मैं। तो मेरे पास सिंपल था कि जो मैं चीज़ बहुत बार करती हूँ, जैसे मैं डांस करती हूँ, तो नाचते नाचते भी एक बार देख लिया कि जैसे सोशलाइजेशन बताया मैंने आपको, तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ से देख लिया, और उसके बाद खाना पका रहा है तो सोशलाइजेशन, अच्छा ये होता है सोशलाइजेशन, ओके दैट इज़ द ऑथर, ओके 5 किताबों के नाम हाथ पे लिख दे और चलते जा रहे हैं, वो किताबें ऐसे देखते भी रह रहा है और उनसे भी बात कर रहा है। तो ऐसे दीज आर दी ट्रिक्स ऑफ लाइफ। आप
कुछ भी बना के, कोई भी ट्रिक बना के आराम से पढ़ सकते हो। ये नहीं कि किताब पकड़ो और इतने घंटे पढ़ो। मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रही, डिमोटिवेट नहीं कर रही कि जो लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी चीज है, कि मैं नहीं पढ़ सकती। जिनकी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है तो वो ये कर सकते हैं कि जिस चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट है, लाइक आपको लैपटॉप चलाना बहुत अच्छा लगता है तो लैपटॉप में ही ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, या फोन चलाने में तो फोन में सारे ऐप्स बंद कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने 1 साल पहले इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया था। 2024 में मैंने इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं, और व्हाट्सएप तो मैं बहुत ही कम चलाती थी क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, तो व्हाट्सएप पे हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो व्हाट्सएप कभी कभी तो उस पर भी वेलबींग करके कुछ ऐप है, तो उस पर टाइमर लग जाता है, वो बंद हो जाता है जैसे 5 मिनट का। तो अपनी लाइफ को ऐसे बोलो कि दिस फोन हैज ओनली 5 मिनट्स ऑफ द लाइफ, और उसके बाद बाकी जो ऐप हैं आपके यूजफुल ऐप्स हैं उनको बिल्कुल ऊपर पे रखो। और वॉलपेपर इज द मस्ट। वॉलपेपर में मैंने लगाया था एक कोटेशन कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, तो वही था। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया इस कोटेशन ने भी आपकी लाइफ में। निकिता, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये एक वे ऑफ लर्निंग है। जब हम लोग क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ जब काम करते रहते हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट 2-3 इयर्स में जापानीज जो मेथड है एजुकेशन का, जो फिनलैंड मेथड ऑफ एजुकेशन है, उस पर भी बहुत सारा काम किया। तो मैंने देखा कि जो फिनलैंड में पढ़ाई का तरीका होता है वो बहुत ही गजब का होता है। उसे कहते हैं शॉर्ट टाइम स्टडी। जब आप साइकोलॉजी में कभी पढ़ेंगे ये, तो ये शॉर्ट टाइम स्टडी क्या होता है, ये कहता है कि 20 मिनट्स की पढ़ाई और 10 मिनट्स का रेस्ट। तो ये टेबल है, इसका एक परफेक्ट नाम होता है फिनलैंड में, मैं उसका वो नाम भूल रहा हूँ। आप लोग सर्च कर सकते हैं, जितने लोग सुनेंगे अपने बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स तक ये चीज़ें जाएंगी और हमने यही अपने पेरेंट्स को भी और जितने लोग इसको सुनेंगे उनको यही बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को अपनी किताबों से जोड़ दें। ज़रूरी है कि आप बच्चे का मस्तिष्क विकास कितना कर सकते हैं कि वो खुद ये समझ ले कि मुझे अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। निकिता ने उस चीज को क्या किया है, ऐसे टाइम पे निकिता ने प्लान किया कि मैं उस चीज को बिल्कुल छोड़ दूंगी। तो ये डिसीजन मेकिंग जो पावर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी गेस्ट है AIR 45 रैंक नेट JRF, उनसे बस इतना ही सीखने की जरूरत है हमको कि कैसे अपने माइंड पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये हमने कर लिया तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो करने के बाद रिजल्ट बिल्कुल ऐसे मिलेंगे हमको हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चों के साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकिता, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने अभी बताया अपने पेरेंट्स के बारे में भी, तो क्योंकि मैंने बताया आपको पेरेंट्स तक ही ज्यादातर ये मैसेज जाएंगे, तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप कि बच्चों को कैसे डील करें? एज अ टीचर तो आप बच्चों के साथ, मैं समझ रहा हूँ, एज अ फ्रेंडशिप वाला मैं भी हर जगह यही कहता हूँ कि ये दोस्त हैं मेरे, मैं इनका टीचर नहीं हूँ, मेंटोर हो सकता हूँ, टीचर नहीं होना अभी मुझे, तो बिल्कुल खुल के जियो और मुझे भी जीने दो उनके साथ। बट एज अ पेरेंट बहुत सारी बाउंडेशन होती है कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए, और टिल द एज ऑफ 20-21 तक तो होता ही होता है, जब तक बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर लेता। तो पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे? एक तो पहला ये है कि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को एजुकेटेड होना चाहिए, बट अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स के अंदर थी कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी संगति में जा रहा है। वो होता ना कोटेशन, अभी फिर से आ गया कि अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो दैट इज द सेम कि आप एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं। एज अ पेरेंट आप फ्रेंड बन सकते हैं, इस जैसे सर ने बताया आप फ्रेंड बन सकते हैं। एग्जैक्टली आप फ्रेंड बन सकते हैं। तो फ्रेंड को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का दूसरा फ्रेंड कौन है। तो जैसे मैं आप ये लाइव एग्जांपल हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे राइट नाउ, एक लखनऊ में साइंटिस्ट है, एक पुणे में साइंटिस्ट है, एंड आई एम माई सेल्फ बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट राइट नाउ। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपके फ्रेंडशिप लेवल से भी पता चलता है आपका बच्चा किसके साथ दोस्ती कर रहा है, आपका बच्चा कहाँ उठ बैठ रहा है, आपका बच्चा किससे बातें कर रहा है, आपका बच्चा फ़ोन चला रहा है तो फ़ोन में क्या देख रहा है। आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे बच्चे के साथ रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्कूल टाइमिंग को हटा के उन 24 घंटों में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कहाँ रहता है, घर पे रहता है, और शैतानी कहाँ करता है, घर पे ही करता है। और आधी से ज़्यादा चीज़ें बच्चा स्कूल से जाने के बाद करता है, क्योंकि स्कूल में तो बाउंडेशंस होते हैं, टीचर्स होते हैं, और घर पे क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि मेरा घर है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाला जो है ना बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये तो डालना है कि कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते,
सकते वाला जो डू एंड डोंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा बचपन से ही बताना है कि मेरे 2 कजन्स है, जैसे एक नर्सरी में पढ़ता है और एक फर्स्ट में पढ़ता है, तो अभी से उनको पता है, एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, कि जब भी वो कुछ चीज खाते हैं तो उनको एक चीज पता है कि वी हैव टू सर्च द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल के आओ। वो कितने भी दूर होंगे वो जेब में डालते हैं, तो घर से बाहर भी गए तो वो वहां डाल के आएंगे। तो आप ऐसे छोटी छोटी आदतें अपने बच्चे में डाल सकते हैं, और कल के दिन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप एक एज अ इंस्पिरेशन उनको बता सकते हैं कि बेटा जब आप छोटे थे ना, आप डस्टबिन में डाला करते थे उस रैपर को, ऐसे करके। तो राइट नाउ जब आप मिस्टेक्स करते हो, जब आप कोई चीज गलत करते हो, तो अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि आपको डिप्रेशन में जाना है, एंग्जाइटी हो रही है, दीज ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, उस एक मिस्टेक को पकड़ना है और अपनी लाइफ से डस्टबिन में डाल देना है और फिर से कुछ नया करना है। तो ये एक डू एंड डोंट वाला एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और दूसरा, द वेरी वैल्यूएबल और वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक सब्जेक्ट एक समान होता है, किसी भी सब्जेक्ट में हायरार्की नहीं होती। एक मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं एग्जाम देने गई थी तो मैं किसी के घर रुकी हुई थी, तो वहाँ पर एक अंकल थे बगल में, तो उन्होंने बोला कि किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हो। तो उन्होंने शॉर्ट इंटरव्यू लिया, मतलब ऐसे ही इंटरैक्टिव, सिविल इंटेंशन बोलते हैं उसको। तो सिविल इंटेंशन के बीच में उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट। तो मैंने उनको बोला सोशियोलॉजी। तो बोला अच्छा, गप्पे मारने वाला सब्जेक्ट है। मैं कहा ओके सर। फिर मुझे उस दिन लगा कि पीपल थिंक कि हर एक सब्जेक्ट की हायरार्की है। अगर मैं शायद उस दिन मैथ्स कहती तो अंकल के अंदर ये होता कि शी इज वेरी ब्रिलियंट, आई नीड टू टॉक टू हर मोर। लेकिन अंकल ने इतने में ही बात छोड़ दी कि गप्पे मारने वाला सब्जेक्ट है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली भी कि आपको अपने बच्चे को ये नहीं बोलना कि साइंस ही लो, आपको अपने बच्चे को ये भी नहीं बोलना कि आर्ट्स ही लो। अपने बच्चे से ये पूछिए कि उसको इंटरेस्ट किस में है। जैसे मेरे को साइंस में कभी इंटरेस्ट नहीं था ना, मैं MBBS या कुछ ऐसा बनना चाहती थी, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैंने MA में शिफ्ट किया, यानी कि जब मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आई, तब मुझे अपना इंटरेस्ट पता चला कि एग्जैक्टली दिस इज द सब्जेक्ट आई वांट टू रीड, दिस इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यही वो सब्जेक्ट है जहाँ से मैं काउंसलिंग करा सकती हूँ, यही वो सब्जेक्ट जहाँ से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आपका बच्चा भी, हर एक बच्चा अलग अलग ब्रेन सेट के साथ पैदा होता है, और हर एक बच्चा जो है उसका, हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट होता है। तो पेरेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को कि यही करना है, गेम्स में जाना है तो गेम्स में जाना है। नहीं, इफ यू आर सिविल सर्वेंट यू कैन नॉट फोर्स योर क्या बोलते हैं बच्चे टू बी अ सिविल सर्वेंट ना, उन्हें करने दीजिए वो जो करना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चों को नहीं करना चाहिए फोर्स, क्योंकि जो उनका मन है वो उन्हें करने दिया जाए तो जरूर ही अपने मुकाम को खुद ब खुद हासिल कर लेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे पूरा का पूरा जो कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम है उसको हम ही लोगों ने तो खराब किया है कि अगर साइंस ले लिया, पहले से ये होता था साइंस ले लिया, हाँ साइंस ले लिया तो अच्छा है, आर्ट्स वो लेगा जिसके कम परसेंटेज आए। बट मुझे लगता है कि मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मैंने साइंस नहीं ली है ना अपनी लाइफ में, और निकिता भी जरूर प्राउड होगी कि उसने MA में अपने सब्जेक्ट्स को बदल लिया और आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंची है। निकिता, ये मुझे बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है कि मैं अपनी कॉन्वर्सेशंस को एंड करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट आपकी बातों में है जो जरूर ही इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को एक नई राह और दिशा दिखाने का काम करेगा। जैसा कि मेरी कल भी आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि मैं इन फ्यूचर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाती है, ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो मैं उन बच्चों से बात करूं, उनको बताऊं कि करियर कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सुन के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और इस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट आपने सोचा है इस पूरे की पूरी मुहिम के लिए मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है आने वाले समाज में उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल इंटीरियर्स में पढ़ रहे हैं, जैसे बताया आज बलवाकोट, झूलाघाट, धारचूला, ऐसे जो दूर दूरस्थ क्षेत्र हैं, या यही नहीं हम बाहर भी जाते हैं ना। मैं अभी अपना ये कर्नाटका गया, तो वहां पर भी जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से मिले तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा कि उनको वो नॉलेज ही नहीं था जो उनके पास होना चाहिए। तो कौन करेगा? ऐसे ही लोग करेंगे जो अपने आप में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लाइफ में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आखिरी में एक छोटा सा क्वेश्चन निकिता मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में गजब के रोल अदा करते हैं, है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है यहाँ से। पहला, क्या आपके टीचर ने भी इस पूरे की पूरी चीज में कोई रोल अदा किया, या आपके टीचरों का इस पूरे की पूरी जर्नी में क्या रोल रहा है, क्योंकि टीचर्स तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करते ही हैं हमारी लाइफ में हमारे लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी कोई गलती थी जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है जीवन में?
ये दोनों सवाल मेरे लिए बहुत मुझे वो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब ये सवाल पूरा दोनों उस जर्नी में ही क्लोज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग होती है जब निकिता जाती है कि स्कूल में। तो स्कूल जाने के बाद हमारे स्कूल में पहले सैटरडे एक्टिविटीज़ होती थी। तो सैटरडे एक्टिविटीज़ होने की वजह से मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आई कि हमारे अंदर 50 बच्चे होते थे और मैं हाउस कैप्टन थी। तो एक दिन हमारे पास न्यूज़ कॉम्पिटिशन था, तो उसमें कोई आर्मी ऑफिसर आने वाले थे फॉर द डोनेशन ऑफ वो प्राइजेस। तो उसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग दैट मुझे ऐसा लगा कि इफ़ आई एम द लीडर आई नीड टू बी एट फर्स्ट। तो मैंने खुद ना पार्टिसिपेट करके उसमें बहुत बच्चों को सेलेक्ट करा, और उसके बाद वहीं से मेरा क्रिएटिव माइंड शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने उस न्यूज़ में क्योंकि सब लोग सिंपल न्यूज़ सुना रहे थे, तो मैंने एक लड़की ऐसे ही साड़ी में बिठा दी जैसे मैं बैठी हुई हूँ, और मैंने उससे बोला डू अ थिंग, ये जो भी इंसान बोलता है इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डू दिस। बहुत बढ़िया कि ये जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए भी ये वाला एक न्यूज़ चैनल होता, तो ये करो। इसमें प्लस पॉइंट मिला। और जूनियर्स वाले में मैंने ये कराया कि मैंने उनसे बोला जो भी आपको माइक मिल रहा है उसको पकड़ो, और एक टूटा सा हेडफोन लेके गई थी मैं, तो मैंने उसको कहीं उनके जेब में डाल दिया था बच्चे के, और उसको कान में लगाया। मैंने कहा जस्ट गो टू दैट पर्सन हु इज सिटिंग देयर, चीफ गेस्ट, और उनसे पूछो आज कैसा लगा, और यहाँ से ये बैठ के ऑडियंस में वो करेंगे, पोलिंग करेंगे। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो था मुझे तब उस दिन जब मेरे गले में वो मेडल पड़ा था, 2 मेडल, क्योंकि मैंने जूनियर्स में भी जीता था और सीनियर्स में भी जीता था, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये मेरे प्लस पॉइंट्स मुझे यहाँ से पता लगने लगे। और उसके बाद मेरे टीचर की भूमिका मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे स्कूल ने इसमें बहुत अच्छा करा, क्योंकि उन्होंने मेरे को ड्रीम चार्ट्स बनवाए थे, और वो जो ड्रीम चार्ट में लिखा था वो अभी होना बाकी है, तो उसके लिए भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो वो हो तो मैं फिर बताऊंगी। और दूसरा ये था कि जब मैं एमए में गई थी, तो एमए में जाने के बाद मेरे जो अभी फ़िलहाल में गाइड हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार शुक्ला सर, और उनकी वाइफ भी हैं डॉक्टर शालिनी शुक्ला मैम। तो दोनों मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं उस पीरियड में जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट नील, और मेरे दिमाग में ये भी नहीं है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये चीज़ है। और सर ने मुझे फ़ोन करा और बिठाया, और सर ने बोला डू यू नो व्हाट इज़ योर स्कोर। मैंने कहा सर हाँ मुझे पता है, मेरा इतना इतना स्कोर हुआ है, आई स्कोर समथिंग लाइक 240 आउट ऑफ 300। तो सर ने बोला कि when you can score this, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम ना यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकती हो। तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन उनको मुझ पर विश्वास था। तो 5-6 दिन की ऐसे ही क्लास पढ़ी, और 5 के 5 दिन सर ने मेरी कॉपी काट दी। तो मैं अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझती थी, तो सर ने मेरा ये वाला घमंड ही तोड़ दिया। 6ठे दिन मुझे गुस्सा आया, मैं घर गई और मैंने 21 पन्नों के 7-8 PDF एक ही रात में पढ़ दिए। और मैं गई और उसके बाद मैंने 8 पेजेस का एक आंसर लिख के सर को दिखाया, और सर ने बहुत देर तक मुझे ऐसे करके देखा, और उसके बाद वो पन्ने पलटाए और एट दी एंड GOD गुड लिख दिया, एंड दैट गुड। और वो जो फर्स्ट क्लास में जब मैंने पहली बार A बनाया था वो वाला गुड, दैट वाज द सेम फीलिंग। क्या बात है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ये सफ़र रुका नहीं, आई बिकेम द यूनिवर्सिटी टॉपर ड्यू टू माई गाइड। और उसके बाद सर ने बोला कि नेट JRF की तैयारी करो। मैंने 6 बार नेट निकाला है, और JRF मेरा हो नहीं रहा था, फेलियर बहुत है मेरी लाइफ में। तो और 2024 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी की तरफ से उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, और मैं मेरिट होल्डर भी थी यूसेट की 2024 की। उसमें मेरा स्कोर था 230। तो संयोग से और जीवन में भगवान की कृपा से और बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में गाइडेंस थे, तो उन लोगों की वजह से आई स्कोर्ड इवन दिस टाइम 230 आउट ऑफ 300, और मेरा परसेंटाइल 99.808 है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एज अ स्टोरी नहीं बता रही हूँ, बट एज अ वो बता रही हूँ, जर्नी बता रही हूँ कि इसके बीच बीच में जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए, लाइक सर, मेरे भैया हैं दीपक भैया हैं, तो वो अभी बैंक मैनेजर हैं, तो वो हो गए, और मेरे बहुत सारे ऐसे कजन्स हैं, और मेरी खुद की दीदी जो एज अ शील्ड हमेशा खड़े रहती हैं,
और मेरी ग्रैंड मदर हो गई, मेरी मदर हो गई, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और इस जर्नी में इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे रोल निभाए हैं। एक मैं आपको पोएम बताती हूँ कि जब मेरा 5वीं बार में नेट हुआ लेकिन JRF नहीं हुआ, तो उस टाइम पे मैंने एक पोएम लिखी थी। तो वो पोएम इसलिए नहीं लिखी थी कि मुझे गंदा फील हो रहा था, इसलिए लिखी थी कि कल के दिन जब मुझे पता था मेरा JRF हो जाएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला था। तो ये वाला जो था मैंने। निकिता डांस और जो पोएम्स हैं बहुत अच्छा पढ़ती है और करती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस निकिता के देखे हैं जहां इनके अंदर की जो जेन्युइननेस है, जो एक फीलिंग है, जो पावर है, वो डिपिक्ट होती है। बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारी ऐसे परफॉर्मेंसेस निकिता के हम सबको वैसे भी इंस्पायर करते हैं, और ये भी मैं जरूर सुनना चाहूंगा निकिता। तो ये मैंने लिखा है रात के 1 बजे या कुछ ऐसे ही लिखा है, और ये 11 सितंबर की बात है, वेडनेसडे को। और इस दिन मेरा बहुत गंदा हार्ट ब्रेक हुआ था, नॉट ड्यू टू पर्सनल थिंग्स, बट क्योंकि मैंने 5 बार अटेम्प्ट दे दिया था और फिर भी नहीं हो रहा था। और तो फिर मैंने लिखा था कि एक पुल के टूट जाने से रास्ता बदल थोड़ी जाएगा, एक पुल के टूट जाने से रास्ता बदल थोड़ी जाएगा, तिनका तिनका अपनी मेहनत का जोड़ के देखो तुम, नया पुल तो फिर से बन जाएगा। क्या बात है, बहुत फिर था कि एक बार गिरने से जिसका टूटना लिखा हो, एक बार गिरने से जिसका टूटना लिखा हो वो टूट ही जाएगा, पर जो जुनून से सीखेगा फिर से उसका हर टूटा टुकड़ा उसके ही काम आएगा। वाह। फिर था कि मोमबत्ती जलती है तो पिघलती है, मोमबत्ती जलती है तो पिघलती है, सबको रोशनी देके जाती है, उसका जलना कहाँ सबको नजर आएगा। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर निकिता, बहुत सुंदर लिखा है। और अब वो जलना आपका जरूर पूरी दुनिया को नजर आ रहा होगा, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से आपने खुद को, अपने ड्रीम्स को, अपनी पावर्स को, अपनी प्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट किया है दुनिया के सामने, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं निकिता से ज़्यादा प्राउड हूँ क्योंकि निकिता पिछले 6-7 साल से मेरे साथ भी रही हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जहाँ पे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी। मैं आपको वो करूंगी, मुझे ना अभी भी याद है जब मैंने पहले दिन सर के साथ इंटरेक्शन हुआ, सर ने ऐसा बोला, तुम्हें पता है ये NGO सब लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने घर जाके सोचा कि सर ने ऐसा क्यों बोला होगा। तो फिर उस दिन सर की और मेरी इंटरेक्शन बस इतनी हुई कि लोग ना काम नहीं करना चाहते हैं, लोग NGO छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमने NGO ज्वाइन करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी चीज़ें आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। इफ़ यू वांट टू डू सोशल सर्विस तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। जैसे बीइंग पार्ट ऑफ NGO हमने ये सीखा कि हर बार सर हमें नहीं बताएंगे, हम अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। इफ़ वी हैव द ऑब्जेक्टिव वील डू इट। तो हम कभी भी जाते थे तो हम अपने मन से भी जाते थे। इट्स नॉट लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें डांटा जाएगा या हमें बताया जाएगा। तो हम हमेशा अपने लेवल से भी काम करते थे। तो यहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर ऐसा हो जाता है कि आपको लाइफ में कुछ करना पड़ता है तो आपको ना यू टर्न लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों से गैप लेके जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये वाली एक एबिलिटी है जिसको मैं आगे ले जा सकती हूँ। और आगे का जो मेरा प्लान है वो तो सर ने आधा बता दिया है। और लेट एक्शंस स्पीक मोर देन दी वर्ड्स। तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एक्शन ज़रूर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा बिलीव है और ट्रस्ट है। और जो अभी निकिता ने बोला इसी के ऊपर मैंने 2 महीने का हम लोगों ने जर्नी किया था पूरे इंडिया का निकिता। तो बहुत सारे बच्चों के हम वहाँ जब थे तो बोल के आए थे कि हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ड्यू टू लाइक बर्डन और जो कुछ ऑलरेडी वर्किंग शेड्यूल्स थे उसके वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो एक स्कूल के 6 बच्चों ने एक साथ मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा सर कब बनाओगे ग्रुप, कब करेंगे काम। मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम में मेरा होना ज़रूरी है। आज से 100 साल पहले भी, कितने साल पहले भी जब स्वामी विवेकानंद ने अपने कामों को शुरू किया होगा तो टेलीफोन या ग्रुप बनाने के लिए कोई साधन नहीं होते थे। वो जहाँ जाते थे वो यही कहते थे कि बस हमने अपने देश को समर्पित होकर, समाज को समर्पित होकर अपने कार्यों को करना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आपके आगे खड़ा हूँ, ज़रूरी है कि आपके कर्म, आपके काम आपके आगे खड़े हों। तो वही निकिता ने ज़रूर सही लफ्ज़ों में बताया है कि हमें अच्छा सोचना है,
अच्छा करना है, समाज को कुछ देना है जब हम कुछ बन जाते हैं। और निकिता, आपसे भी मेरी यही उम्मीदें हैं। मैं सूरज सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक फ्रेम है छोटा सा, निकिता ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुमूल्य वक्त दिया है, और एक छोटा सा फ्रेम है, क्योंकि निकिता हर एक चीज में बहुत एक्टिव थी, तो ये फ्रेम मुझे मैं बहुत छोटी थी जब मैं मैंने ये join किया ये था। फ्रेम मुझे बहुत पसंद है। और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड पावर क्या होता है वो सब यहाँ पे डिपिक्ट होता है। तो इसमें प्यारी सी निकिता ये है, और ये हैं हमारे सारे बच्चे जो उस वक्त हम लोग राखी सेलिब्रेशन करने जाते थे। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है। कल तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने ये कहा कि जब मुझे कोई राह मिली है तो मैं समाज को भी राह दिखाऊंगी। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि निकिता मैम आई थी। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और मैं सारे पिथौरागढ़ वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची अपने आप में गजब है, अद्भुत है। आप इनकी ये वाली प्रोफाइल छोड़ के दूसरी प्रोफाइल देखो तो ये उतनी ही चुलबुली हैं, डांस में उतनी ही सुपर एक्टिव हैं, पोएम्स आपने सुन लिया कितना गजब है। तो ये सारी की सारी चीजें निकिता की बहुत सुंदर हैं, और हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। मुझे रुला दिया। नहीं, हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, और भगवान से यही मेरी दुआ है कि आपका परिवार और पूरा पिथौरागढ़ आप पे गर्व करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, जब तक आप जिंदा हैं, है ना? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निकिता।